हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं, आज ख़त्म करते हैं। आज क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। स्टार्ट तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, आज ख़त्म ही कर देते हैं। क्या ख़त्म करने वाले, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आज पूर्ण विराम लगा देते हैं, उनको आज ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली में क्या है कि एक ही क्वेश्चन बचा था, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई आपको दो क्वेश्चन से, जब एक क्वेश्चन बचा था दो कैसे करा दोगे आप, ऐसे करा दूंगा कि एक जो पुराना क्वेश्चन था ना, तो इसका मैं दूसरे मेथड से सॉल्यूशन कराना चाहता हूँ आपका, दूसरे मेथड से। तो सबसे पहले तो देखते हैं, जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो ये था भाई कि एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया जाता है 90 मीटर की हाइट से ऑन ए फ्लोर। 90 मीटर की हाइट है कोई, ये रही भाई 90 मीटर की हाइट है, ये रही आपकी 90 मीटर। यहाँ पर आप ऊपर बैठे हुए हो, बिल्कुल निश्चिंत आराम से मज़े में बैठे हो 90 मीटर की हाइट पर, और 90 मीटर की हाइट से आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो। ठीक है, 90 मीटर की हाइट से एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करोगे और ये बॉल यहाँ पे गिरेगी, फिर ये वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, इस जगह पहुँचेगी, फिर ये वापस नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी भाई, फिर ऐसे कर करके ये कहीं ऐसी जगह आएगी, सॉरी ये नीचे आएगी, इससे नीचे पहुँच पाएगी ना इस जगह से। ठीक है, फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक जगह पे आके ये एकदम ज़मीन पे ही रह जाएगी। ठीक है, ऊपर नहीं जा पाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 90 मीटर की हाइट से एक बॉल को फेंकते हैं, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जो बॉल है ना, हर एक कोलिजन के बाद अपनी 1/10 स्पीड लूज़ कर देती है। समझ रहे हो, जब यहाँ से ये जब टकरा के जब वापस उठेगी ना, तो इसकी स्पीड, यदि आते टाइम इसकी स्पीड 100 थी, इस जगह पे स्पीड 100 थी, तो जैसे ये टकरा के वापस ऊपर उठेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 90, क्योंकि 10% लॉस हो जाएगी हर बार। और 100 का 10% कितना होता है, 10, तो बचा कितना, 100 माइनस 10। जब 10% लॉस हो गया भाई, 100 में से 10% लॉस हो गया। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यदि 100 है, कोई वैल्यू 100 है, उसका 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 का यदि 10% लॉस हो गया तो बचा कितना, 90 बचा। 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा। वो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 100 आई, वो अपन कैलकुलेट करेंगे, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है। तो हर बार क्या होता है, इसका 10% वेलोसिटी लॉस हो जाती है तो 90% बचती है, उससे ऊपर जाती है, तो ये उतनी हाइट तक तो नहीं जा पाएगी, अब उतनी हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी। यदि इसकी हाइट इस जगह पे उतनी ही रहती, जिस जगह जिस वेलोसिटी से ये टकराई थी उतनी हाइट से ऊपर उठती, तो ये इस पॉइंट तक पहुंचती। लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब कम होती जा रही है, तो हाइट भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। हर कोलिजन के बाद हाइट कम होती जाएगी और एक टाइम के बाद ये बॉल एकदम ज़मीन पे रखी रह जाएगी, ये उठ ही नहीं पाएगी। समझ गया। तो आप ये बता दिया कि 90% बचती है वेलोसिटी और 10% लॉस हो जाता है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। तो आपको टाइम 0 से लेके टाइम 12 सेकेंड तक, 0 से लेके 12 सेकेंड तक आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ये बात आप समझ गए कि क्या करना क्या है आपको, ये बात मैं आपको समझा पाया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको जी। तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि आपको बनाना है तो ये आपकी वेलोसिटी ले लो एक एक्सिस पे, और एक पे ले लो टाइम। ये मैंने ले ली वेलोसिटी जी, और ये मैंने ले लिया टाइम। ठीक है, सबसे पहले इसने यहाँ से स्टार्ट किया भाई, इस जगह से स्टार्ट किया, इस जगह से। इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि जस्ट ड्रॉप किया है। यदि जस्ट ड्रॉप करोगे तो उस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब इस जगह पे आपको वेलोसिटी निकालनी है भाई। इस जगह पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जू टी स्क्वायर, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात आप समझे। यदि ये बात आप समझ गए तो एस की जगह वैल्यू कितनी है, -90, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 इंटू टी, 0 इंटू टी तो 0 ही आएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू आपको कितनी लेनी है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। यदि नहीं दे रखी है तो आप जनरली कैलकुलेशन के हिसाब से 10 ले लोगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। ठीक है, ये टाइम आप पता कर सकते हो, ये टाइम आप पता कर सकते हो। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये मान लो ये हाइट है, ये हाइट है, कोई एच हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो एच इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 है उसकी, प्लस हाफ इंटू, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, इंटू टी। तो भाई जो टाइम होता है ना, अंडर रूट हाफ टी स्क्वायर है ना, अंडर रूट 2h/g, ये फॉर्मूला है भाई। यदि किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है एच हाइट से,
तो उसको नीचे टकराने में कितना टाइम लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है √2h/g। ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हुआ ये मैंने आपको बता दिया। देखो ऐसे डेराइव होगा कि एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। एस मतलब हाइट मान ली, लेकिन नीचे की साइड है वो हाइट डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एच इक्वल टू यू टी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर होता है, ए की जगह आएगा माइनस जी, क्योंकि जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की डायरेक्शन में लगता है और नीचे की डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव लिया है, तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस एच लिखा है। ऐसे इसको माइनस जी लिख दो टी स्क्वायर, इससे टी की वैल्यू आती है √2h/g। ये फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन मैं कभी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। यदि नीट लेवल के क्वेश्चन होंगे तो भाई वो आपको करने पड़ जाएंगे। √2h/g ये फॉर्मूला होता है। तो भाई इस केस में टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू एच की वैल्यू भाई 90 और जी 10 लेना है, तो इसकी वैल्यू आएगी √18। √18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2। √18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हो। 9 को बाहर लोगे तो 3 और ये 3√2। इसकी यदि वैल्यू निकालना चाहोगे 3 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.414। इसकी वैल्यू होती है √2 की 1.414 और √3 की वैल्यू जो होती है 1.732। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए आप नोट कर लो क्योंकि ये बार बार यूज होती है। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। इस तरह से जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अपन सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यू लेते हैं। 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.4, तो इससे जो आंसर आएगा 4.2 सेकेंड। तो यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, t इक्वल्स टू 4.2 सेकेंड। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक मतलब ज़मीन तक टकराने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 4.2 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 4.2 सेकेंड लगेंगे, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ भाई बड़े प्यार से। तो यहाँ से v मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी, निकालनी है भाई अपने को। इनिशियल वेलोसिटी 0 है जहाँ से ड्रॉप कर रहे हो उस जगह पे, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -10 एंड एस की वैल्यू -90। तो यहाँ से जो v² की वैल्यू आएगी भाई, v² इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √1800, मतलब 10√18। और √18 की वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूँ भाई, √18 की वैल्यू अभी निकाल चुका हूँ भाई, 4.2 आती है। √18 की वैल्यू यदि 4.2 आती है तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 मीटर पर सेकेंड। क्या बात आपको समझ में आई। तो बॉल जब यहाँ से इस पॉइंट पे जब टकराएगी, जब टकराई जाएगी उस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस जिस पॉइंट पे टकरा गई उस पे तो 0 हो जाएगी एकदम। टकरा गई ना यार, टकरा गई तो मतलब उस जगह पे रुकना मानना पड़ेगा आपको, तो मतलब उस जगह पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी होगी 42, और टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ आप मुझे। टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये प्लस माइनस आएंगी वैल्यू, प्लस माइनस, क्योंकि v² है ना। अभी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो अभी देखते हैं। पहले ये बताओ, जब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी 42, टकराने के जस्ट बाद, इसने बोला है ना आपको कि टकराने के जस्ट बाद वो 10% वेलोसिटी लूज कर देती है अपनी। मतलब टकराने से जस्ट पहले यदि 42 है तो टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 10% लूज कर देगी, मतलब बचेगी कितनी, 90%। बचेगी कितनी, 90%। इसकी 90% वेलोसिटी बचेगी क्योंकि 10% तो इसने लूज़ कर दी। तो भाई आया ना मज़ा। 42 इंटू 0.9, 37.8। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 37.8 मीटर पर सेकंड। ये बात मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, पहले तो यह बताओ जी, बात समझ गए ना आप, बात समझ गए ना मेरे भाई आप बात समझे ना, कि जब ये जस्ट टकराएगी उससे जस्ट पहले वेलोसिटी 40 टाइम और 42, और टकराने के जस्ट बाद 37, टकराने के जस्ट बाद 37। अब प्लॉट करते हैं इसका जिराफ। अब इसका करते हैं भाई जिराफ बनाना है अपने को v और t के बीच में भाई, v और t के बीच में भाई। यहाँ पर है भाई v, यहाँ वेलोसिटी, ये है टाइम। ठीक है,
टाइम जब टी इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट हुआ, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो मतलब ये वाला पॉइंट, जब ये वाला पॉइंट है तो वेलोसिटी भी जीरो है, इस जगह पे वेलोसिटी भी जीरो। सबसे पहले वेलोसिटी भाई नीचे की डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो? नीचे की डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी का मतलब समझते हो आप? नीचे की डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी मतलब नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं ना अपन, तभी तो मैंने एस की वैल्यू देखो -90 रखी थी। नीचे वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी तो नेगेटिव, और नेगेटिव में भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले वेलोसिटी जीरो थी और नीचे पहुँचते पहुँचते 42 हो गई। तो भाई कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। दूसरी बात आप ऐसे भी सोच सकते हो ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनेगा ये भी आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो वी टी ग्राफ की स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देती है जी। यदि वी टी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप भी कांस्टेंट होती है। और एक्सेलरेशन कितना है, और एक्सेलरेशन है कितना, -10। ये बात याद रखना, एक्सेलरेशन है क्या, -10 है नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए वो कांस्टेंट भी है। तो इस ग्राफ की स्लोप यदि कोई आपसे पूछ ले तो आपको नहीं भी दे रखा, ये पूछ ले इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है, तो आपको बतानी पड़ेगी इस ग्राफ की स्लोप है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8 भी बोल सकते हो। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में आएंगी क्योंकि स्लोप नेगेटिव आएगी। भाई इस लाइन को देख के आपको लग रहा है ना स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि एंगल जब इसको पीछे एक्सटेंड करो तो इसका जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 बन रहा है, और ग्रेटर देन 90 जब होता है एंगल तो स्लोप होती है नेगेटिव, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 90 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। मैं आपको बता चुका। ये बात हो गई भाई यहाँ से यहाँ तक की। इस जगह पर टाइम कितना हो चुका है, जब ये जस्ट टकराई थी वहाँ तक ये टाइम 0 था, और इस जगह पर टाइम कितना है 4.2 सेकेंड, समझ रहे हो ना? इस जगह पे टाइम कितना है 4.2 सेकेंड। 4.2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है 42। लेकिन सेम टाइम पर जस्ट टकराई और टकराने के जस्ट बाद ऊपर गई, टकराने के बाद जस्ट ऊपर गई, तो टाइम में तो माइन्यूट चेंज आया। मतलब यदि 4.2 यदि यहाँ पर है तो थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा आगे, उसको मान सकते हो 4.200001, टकराने के जस्ट बाद वाला टाइम। टकराने से जस्ट पहले टाइम कितना होगा 4.2, टकराने के जस्ट बाद कितना हो जाएगा 4.00001, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ लगभग इसी पॉइंट पर, लगभग इसी पॉइंट पर जस्ट टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, प्लस में 37.8, प्लस में 37.8 हो गई भाई टकराने के जस्ट बाद। मतलब ये जो वैल्यू होगी ना ये 37.8 हो गई मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। ये बात मैं आपको समझा पाया कि नहीं? अभी टाइम 4.2 सेकंड ही हुआ है, 4.2 सेकंड, क्योंकि ये जस्ट टकराई थी और जस्ट ऊपर उठी। अब देखते हैं कि भाई जब इसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। पहले ये बताओ इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू कितनी है, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी और कितनी है 37.8। तो इसको ऊपर पहुंचने में टाइम लगेगा v इक्वस टू यू प्लस 80 लगा दूँ, v इक्वस टू यू प्लस 80 लगा दूँ जी। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे मतलब जस्ट ऊपर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे जाके। इनिशियल वेलोसिटी 37.8 प्लस में ही आएगी ये, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में टकराने के बाद वेलोसिटी ऊपर हो गई, प्लस ए की वैल्यू -10 इंटू टी, तो टाइम लग जाएगा 3.78 सेकेंड। 3.78 सेकेंड कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, मतलब 4.2 सेकेंड तो पहले ही हो चुकी थी, इसको प्लस 3.78 और लग जाएगी। तो ये 3.78 जब यहाँ पे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7.98। तो टाइम हो जाएगा भाई इस जगह से ये 0 है, ये 4.2 है, और इस जगह पे टाइम है 7.98। ठीक है। वेलोसिटी हमेशा ऊपर जा रहा है तो भाई वेलोसिटी रहेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन क्या होती जाएगी, देखो इस जगह पे 37.8 थी, ऊपर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जैसे ही टाइम 7.8 सेकेंड हुआ 7.98 हुआ वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा भाई, इस तरह का कुछ जिराफ बनेगा जी। स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनेगा ये बात समझ सकते हो आप, कई तरह से समझा चुका हूँ मैं। क्योंकि भाई ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बनेगा क्योंकि वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हर मोशन के हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, वो है -10। ये ग्राफ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यदि कोई पूछ ले तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी,
यदि पैरेलल होंगी तभी उनका एंगल सेम बनेगा भाई। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी तो ये वाली थीटा की वैल्यू और ये वाली थीटा की वैल्यू सेम आएगी, और ये दोनों थीटा की वैल्यू सेम आनी ही चाहिए, तभी तो इनकी स्लोप कांस्टेंट आएगी। तभी तो अपन कह सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कितना है -10 अपने को दिख रहा है यहाँ। तो 7.98 तक की कहानी आ गई। अब अपन पहुँच गए इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर पहुँच गए। अब देखो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है -g, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा सेम उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, सेम उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। इस पॉइंट से ऊपर जाने में इतना टाइम लगा और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आने में भी उतना टाइम लगेगा। सर मैं नहीं मानता सर मैं नहीं मानता आपकी बात, है ना, नहीं मानोगे ना, नहीं मानोगे आप, मुझे पता है। तो पहले ये बताओ ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी तक जाएगा। तो ये निकालने के लिए S = UT प्लस हाफ ED² लगा देता हूँ। S की वैल्यू मुझे निकालनी है, U की वैल्यू मुझे पता है जी 37.8 प्लस में ही है ऊपर की डायरेक्शन में, U इंटू टाइम कितना लगा इसको ऊपर तक पहुँचने में 3.78 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 3.78 का होल स्क्वायर, ठीक है। V² = U² प्लस 2AS, ये भी लगा सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, U मतलब 37.8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू A की वैल्यू Z, बोलिए Z, A की वैल्यू -10 इंटू S। तो इस जगह से S की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये वाले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल सकते हो ना। तो ये वाले S की वैल्यू मिल जाएगी, तो जितना ये S है ये वाला भी S सेम है। यदि S की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी निकाल सकते हो। V = U + AT लगा दो, या फिर S = UT + हाफ AT² लगा दो, तो V = U + AT। तो टाइम तो आपको पता ही है कि इसको 3.78 सेकेंड लग रहा है, तो जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम इसको लौट के आने में लगेगा। और जब मोशन इस तरह का होता है तो इस वाले पॉइंट पे जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऊपर के जाने की होती है वो ही जब ये यहाँ पर टकराएगा ना, तो ये सेम वेलोसिटी उल्टी आएगी। मतलब अब ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जब ये जस्ट टकराने से पहली बार तो टकरा गया, उसकी बात नहीं हो रही, दूसरी बार जब टकराएगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी 337.8। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी, अब ये आएगी माइनस डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन। दूसरी बार टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी वो 37.8 होगी। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर गया था तब भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 37.8 ही थी, लेकिन वो अपर डायरेक्शन में थी, अब ये नीचे की डायरेक्शन में आएगी 37.8। तो ये बात समझ गए। तो यदि जाने में 3.78 लगा तो आने में भी टाइम 3.78 लगेगा जी, समझ गए आप। तो यदि 3.78 टाइम और इसमें जोड़ दोगे आप, 3.78 इसमें और जोड़ दोगे तो ये 11.76 आ जाएगा टाइम कितना आ जाएगा 11.76। मतलब इस वाले पॉइंट से 11.7 t = 0 से ये पॉइंट इतना दूर है 11.76। तो ये मान लेता हूँ कहीं यहाँ आएगा 11.76, ठीक है। अभी जो अपन ने ग्राफ बनाया था, जो ग्राफ बनाया भाई, ये किस लिए बनाया सबसे पहले वेलोसिटी ये नेगेटिव, इस पॉइंट पे 37.8 हो गई, फिर नीचे आते आते वेलोसिटी ये हो गई इस वाले पॉइंट पे 0 हो गई इस वाले पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से आगे जा रहे हैं नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर जब आएंगे तो टाइम हो चुका होगा 11.76, मतलब लगभग 12। और वेलोसिटी अब किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी मैंने बता दिया कितनी आएगी 37.8 ही आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वाले यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगी वेलोसिटी, 37.8 है, मतलब इस जगह तक पहुँच पाएंगे अपन, ये 37.8 लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और टाइम ये रहा 11.76। बात आपको समझ गई। तो यही ग्राफ बनाना है। 12 तक आपको आगे बढ़ना हो तो 12 तक बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ोगे आगे, 11.76 इस वाले पॉइंट पे थी, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है। जैसे ही इसी टाइम पर सेम टाइम पे जब ये रीबाउंस करेगी भाई, ये बाउंस बैक करेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी सेम पॉइंट पर, लेकिन वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 37.8 का 90%।
इसका 90%, क्योंकि 10% तो लूज़ कर चुकी होगी, तो ये कहीं यहाँ से स्टार्ट होगी जाते जाते, फिर आगे जाके किसी टाइम पे 0 हो जाएगी। लेकिन अपने को सिर्फ इतना ही बनाना था, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक बनाना है, तो ये कहीं 12 पे यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इससे आगे तो टाइम और बढ़ता है। समझ गए बात? समझ गए? 11.76 बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 के एकदम लगभग पास ही है। तो क्या ये बात मैं आपको समझा पाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना रहे हो आप? तो देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये 90 मीटर की हाइट से आपको एक बॉल फेंकनी है ऊपर से। जैसे ही वो नीचे ज़मीन से टकराती है, वो 90% स्पीड उसकी बचती है, 10% लूज हो जाती है। ज़मीन से टकराने के बाद 10% स्पीड लॉस्ट हो जाती है, बचती है 90%। तो ये यहाँ से स्टार्ट इसने करी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर उसके बाद में 0 से स्टार्ट करी और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है। तो नीचे की डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और नीचे तक टकराने में इसको जो टाइम लगा, नीचे तक पहुँचने में जो टाइम लगा, वो अपन ने अभी निकाल लिया था, 4.2 सेकंड लगा। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पहुंचने में 4.2 सेकंड का टाइम लगा। तो ये 4.2 सेकंड का टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 0 से लेके 42, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव। तो 0 से लेके 42 वेलोसिटी बढ़ी नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ रहे हो? और ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगी, क्योंकि हमेशा एक्सेलेरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है पूरे मोशन के दौरान, और वो वैल्यू कितनी है, -10। इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है और इसकी स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव आनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, जो कि अपन ने नेगेटिव माना है। ठीक है, फिर 4.2 के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई 4.2 पे। सेम पॉइंट पर जब टाइम 4.2 ही था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब 4.20001, 4.2001, सेम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हुई, 90% कम हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। 90% रह गई, 10% कम हो गई, तो 42 का 90% कितना होता है, 37.8। तो अब वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 37.8 होगी, सेम पॉइंट पर 4.2 सेकंड पर ही, थोड़ा सा आगे मान लो बस। तो इसको 4.2001, मतलब थोड़ा सा आगे ये पॉइंट होगा यहाँ से, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 37.8 ऊपर की डायरेक्शन। अब ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन में लग रही ना पॉजिटिव, लेकिन कम होती जा रही है। तो देखो वेलोसिटी कम होती जा रही है, पॉजिटिव में ही कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, अपर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद में वापस वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी भाई, वापस वेलोसिटी नीचे आ रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये पॉइंट पे यहाँ पर टकराने वाली होगी, तो जिस वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया था उसी वेलोसिटी से एंड करेगी। तो 37.8 से इसने स्टार्ट किया था, तो 37.8 पे जाके ही एंड हो जाएगा। ये 37.8 पे जाके इसका एंड होगा। ठीक है, और यहाँ तक टाइम कितना हो गया, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा 3.78, उतना ही नीचे आने में टाइम लगा 3.78। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो गया, 4.2 प्लस 3.78 प्लस 3.78, मतलब 11.76। तो लगभग 11.76। इसने 12 सेकंड तक ही अपने से ग्राफ पूछा था, तो ऐसा ग्राफ बना दोगे। यदि आप चाहो एग्जैक्टली 12 चाहिए, तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट से आगे जाओ, और इसकी वेलोसिटी वापस रिबाउंड करेगी, मतलब 37.8 का 90% रह जाएगी, तो इसका 90% निकालना, वो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, और उसको थोड़ा सा बस इतना सा आगे बढ़ा देना, यहाँ पे लगभग टाइम 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यदि आप और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो, तो आप वापस निकालना कि ऊपर पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा। वो कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देता हूँ। वेलोसिटी अब इनिशियली कितनी हो जाएगी, यहाँ की यू की वैल्यू कितनी आएगी अब, 37.8 का 90%, मतलब 0.9 का मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से आपकी u1 की वैल्यू आ जाएगी। आप पता करना ये टाइम कितना लगेगा ऊपर तक पहुँचने में, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए डी लगा देना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए डी लगा दो भाई। इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट पे 0 हो जाएगी सी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 37.8 इंटू 0.9, u प्लस ए की वैल्यू -10 इंटू टी। यहाँ से जब टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो वो आ जाएगी, देखो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.8 3.402। तो यहाँ से 11.42 में 3.402 और ऐड कर दोगे भाई, तो ये आ जाएगा 2 6 11, और ये हो जाएगा 5 15.162, 15.162। मतलब अब जब ये यहाँ पर पहुँचोगे, तो इस पॉइंट तक देखो वेलोसिटी पता कर ली मैंने, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी पता कर ली ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी 37.8 का 90%। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ यार, तुम एकदम ही एग्जैक्ट निकलवा लो। यही आनी चाहिए 33
34.02। तो इस जगह पे वेलोसिटी 34.02 है, और जब टाइम हो गया अपना कितना हो गया 15.162, तो वेलोसिटी इस जगह पे 0 हो जाएगी अपर पॉइंट पे। तो अपने को इतना ग्राफ बनाना ही था नहीं था, अपने को कहीं यहाँ तक का ग्राफ बनाना था जब टाइम 12 सेकेंड है तब तक। एग्जैक्टली समझ गए ये ग्राफ कैसा बनेगा? एग्जैक्टली समझ गए जी, कोई दिक्कत तो नहीं जी? ये मज़ा आया ना इस वाले क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन था ना यार, अच्छा क्वेश्चन था ना यार। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको कराया था पहले, उस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा मज़ा लाने वाले हैं, अपन थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाले हैं, ट्विस्ट। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था जी, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक कार थी, ठीक है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। और ये कैसी रोड पे चल रही थी? जो टू लेन है, टू लेन रोड है, मतलब उस पर एक साथ में 2 ही कार निकल सकती हैं। तो ये कार ए थी, इधर से एक कार आ रही है और इसके पीछे भी डायरेक्शन से एक कार आ रही है। क्योंकि ये टू लेन रोड है तो एक साथ में 2 ही कार निकल सकती है। मतलब ये जब मैंने पहले बी माना था, इसको मैंने माना था सी, और दोनों की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी 54 और इसकी भी भाई 54 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की उस पॉइंट पे डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, इसकी भी है 1 किलोमीटर इसकी भी है भाई। तो बी क्या चाहता है कि मैं सी से पहले ओवरटेक करूं, बी क्या चाहता है कि मैं सी से पहले ओवरटेक करूं, तो इसको कितने एक्सेलरेशन से भागना चाहिए ताकि ये सी से पहले ओवरटेक कर पाए। तो मैंने आपको बोला था कि जो बी होगा वो ए से पीछे ही बनाना पड़ेगा आपको, बी जो होगा वो ए से पीछे ही बनाना पड़ेगा। क्यों? देखो, आप हो, आपका दोस्त है, ये आप इधर से आ रहे हो, आपका दोस्त इधर से आ रहा है, तो दोनों अपने आप डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं ना एक दूसरे से आपकी डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है, ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, कोई चेज़ नहीं करना पड़ रहा, एक दूसरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो अपने आप कम होगी, मतलब वो जल्दी कम हो जाएगी ना यार। लेकिन यदि आपका दोस्त इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ रही है ना, आपको भागना पड़ रहा है, तब जाके वो डिस्टेंस कम होगी। क्योंकि आपका दोस्त भी किसी स्पीड से चल रहा है, भले ही आप उसके ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो, आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो, मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ कि आपकी स्पीड आपके फ्रेंड से ज़्यादा, तभी आप उसको पकड़ पाओगे। लेकिन आप उसको चेज़ कर रहे हो, आप उसको चेज़ कर रहे हो, मतलब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन से कोई आ रहा है, तो भाई वो तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं ना यार, उनको एक दूसरे को चेज़ थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि बी को किस स्पीड से भागना चाहिए, किस एक्सेलरेशन से भागना चाहिए ताकि वो सी से पहले ओवरटेक कर पाए। तो मैंने बोला था कि सी को आप इधर बनाना सामने से आता हुआ, और बी को आप इधर बना देना, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यदि मैं ऐसा कर देता कि मैं बी को इधर मान लेता, मैं तो आंख बंद करके चल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ बी इधर है सी इधर, तो क्या ये बात, पहले तो ये बताओ ये बात लॉजिकल है या नहीं है? बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। इसलिए लॉजिकल नहीं है कि ऑब्वियसली बी यदि ये से इसी स्पीड से भाई चलता रहा, तो इसको सी को अरे यार ये सी इधर है ना, अब तो बी अपने आप ही ए को पहले पार कर लेगा। तो क्वेश्चन में ये लिखने की बात क्या होती कि बी पहले पार करे एज़ कम्पेयर टू सी। ऑब्वियसली जब ये सामने से आ रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, बी की स्पीड ही 54, सी की 54, तो बी तो पहले ही पार कर लेगा, बी तो पहले ही ओवरटेक कर लेगा ए को। तो ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्या थी कि आप ऐसा एक्सेलरेशन बताओ कि बी से इससे पहले पार कर पाए। बी तो पहले पार कर ही लेगा यदि ऐसा केस होता तो, लेकिन तब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा, तब भी आपने कहा कि सर मैं विश्वास नहीं करता। तो अब चाहते हैं अपन कैलकुलेशन के साथ, माइंड गेम समझ आ गया आपको, मैंने इसको बी को पीछे ही क्यों माना था, ये दिमाग में क्लियर हो गई होगी बात। क्योंकि बी और सी एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं, तो स्पीड वो मतलब वो डिस्टेंस अपने आप ही कम करते जा रहे हैं, जबकि इस डायरेक्शन में उसको चेंज करनी पड़ती। तो ये बात मैं इसीलिए मैंने बी इधर माना था, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं तो बी इधर मानूंगा, तो समझ रहे हो क्या होगा, बी को भाई अपनी एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, बी को कंटिन्यूसली अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी भाई। इसको भले ही सी से पहले पार करना है ना, सी से पहले पार भी कर जाएगा तो भी इसको डी एक्सेलरेशन करना पड़ेगा भाई। मैं मान लेता हूँ, चलो ये वैल्यू मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। किलोमीटर जी, क्या हो गया इनको जी, इनको बीमारी लग जाती है जी।
ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर है, ये बात आप समझ ही गए हो। बी को पहले पार करना है ना, सी को तो मैं पहले ये टाइम निकाल लेता हूँ कि सी को पार करने में कितना टाइम लगेगा ए को, तभी तो मैं देखूंगा कि जितना टाइम सी को लग रहा होगा उससे टाइम कम लगना चाहिए बी को, तभी तो बी पहले पार कर पाएगा। तो देखता हूँ इसको टाइम कितना लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी। अरे यार ये पेन है कि क्या है, ये धोखेबाज हैं ये तो। कोई सा चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये बताओ तुम यहाँ से यार, कोई भी नहीं चलेगा क्या? तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी, अरे यार क्या हो गया नहीं, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है 54 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 36। अरे यार मेरी पेन चल ही नहीं रही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। थैंक यू।